गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जनरल मीनिंग है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलिसेंस। किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करने से, किसी असेट को बार बार यूज करने से उसमें जो घिसावट आती है उसे वियर एंड टियर बोलते हैं। और अगर उस चीज का इस्तेमाल ना भी किया जाए, उस असेट का यूज ना भी किया जाए, स्टिल उस असेट की वैल्यू कम हो जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम। समय के व्यतीत होने से, निकल जाने से असेट की वैल्यू डाउन होती है, वो भी डेप्रिसिएशन कहलाती है। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। आप अभी एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपके मोबाइल की वैल्यू कम हो जाती है, ये भी डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है दैट इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, यूज एंड एफ्लक्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलिसेंस। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है वो डिफरेंट है इससे, इन द सेंस कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते समय हम असेट की वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं रखते। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का असेट की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन पर। तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन होता है एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट ड्यूरिंग द असेट्स यूजफुल लाइफ। असेट जितने साल बिजनेस को बेनिफिट देगा, हम असेट की ओरिजिनल कॉस्ट को उतने ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं और वो जो अमाउंट आता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग होती है जिसका मीनिंग डेप्रिसिएशन से थोड़ा अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख की मशीन परचेज की और उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, हम सोच रहे हैं कि वो 5 साल तक चलेगी, तो 5 लाख को 5 से डिवाइड करके 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करते रहते हैं। तो हमने क्या किया, जो इसकी कॉस्ट थी, एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि हम जो कॉस्ट इनकर कर चुके हैं, 5 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी, उसे हमें अपनी बुक्स में लिखना है, लेकिन सारा अमाउंट हम करंट ईयर में चार्ज नहीं करते हैं। इंस्टेड, क्योंकि ये मशीनरी 5 साल तक बेनिफिट देगी, इसलिए इसकी कॉस्ट को भी 5 साल में हम डिवाइड कर देते हैं और डेप्रिसिएशन हर साल 1 लाख रुपए लगा देते हैं। इस मशीनरी की जो मार्केट वैल्यू है वो बाद में चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं depreciation is a process of allocating the cost of a fixed asset over its estimated useful life in a rational and systematic manner. It is a process of allocation and not of valuation. यानी कि depreciation का valuation of asset से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिंपली जितनी कॉस्ट इनकर की गई थी उसको हम उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में एलोकेट कर देते हैं, बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये मीनिंग होता है, आप अकाउंटिंग में ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते समय हमें कॉस्ट को उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में डिवाइड करना होता है, एलोकेट करना होता है, ताकि पूरी कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जा सके। ऐसा करने के लिए वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन वो सभी मेथड जो है रैशनल होने चाहिए और सिस्टमैटिक होने चाहिए। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू से करते हैं, दोनों ही रैशनल एंड सिस्टमैटिक मैनर ऑफ डेप्रिसिएशन कहलाते हैं। इसके अलावा भी कई मेथड्स हैं और वो सारे मेथड्स भी रैशनल एंड सिस्टमैटिक हैं। वैसे हम जब जनरल टर्म्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द फॉल इन द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट थ्रू physical wear and tear due to use or passage of time or from any other cause. तो depreciation general terms में क्या है और depreciation accounting में हम क्या करते हैं, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन CS में ये पूछ लेते हैं कि
डेप्रिसिएशन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है या वैल्यूएशन ऑफ एसेट है, तो ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, ना कि वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट। अब बात करते हैं फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहली बात है दैट डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड असेट्स ओनली। करंट असेट्स पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, केवल फिक्स्ड असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो फिक्स्ड असेट्स जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन चीजों पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑलवेज टेक्स प्लेस वेदर द एसेट इज केयरफुली हैंडल्ड और नेग्लेक्टेड। आप अपनी एसेट को कितनी भी बेहतरीन तरीके से यूज कर लें, आप अपनी कार लाए हैं, मोबाइल फोन लाए हैं, उसको कितने भी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड रख लें, स्टिल डेप्रिसिएशन उसका होगा ही होगा। इट रेफर्स टू अ परमानेंट, continuous and gradual decrease in the utility value of a fixed assets। दूसरी बात यह है कि डेप्रिसिएशन परमानेंट होता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, हम उसे वापस से ओरिजिनल शेप में एसेट को ले आए वो पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअसली होता चला जाता है और धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल का ये मतलब, जिसके कारण इसकी यूटिलिटी वैल्यू एसेट की कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दो चीजें होती हैं, एक चार्ज होता है, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, वेयर एज जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। नेट प्रॉफिट जो है ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाने के बाद आएगा, और क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज है और P&L में डाला जाएगा तो फर्म का डेप्रिसिएशन लगाने के कारण जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, और कम नेट प्रॉफिट पर कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये फर्म्स के लिए यूजफुल है, लेकिन परमिटेड है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं और इट कैन बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसे हम P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो depreciation is a charge against profit and not an appropriation of profit. It is a process of allocation of expired cost and not of valuation of fixed assets। इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि depreciation जो है ये एक्सपायर्ड कॉस्ट को, जितनी कॉस्ट है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसको हम वेरियस ईयर्स में डिवाइड करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में डिवाइड करते हैं। इसका वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट से कुछ लेना देना नहीं होता। Fluctuation in the market value of a fixed assets does not affect the amount of depreciation। तो मार्केट वैल्यू एसेट की कितनी भी हो, कम हो रही हो, बढ़ रही हो, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता, बिकॉज डेप्रिसिएशन केवल एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। 5 लाख रुपए की कॉस्ट है, 5 साल बेनिफिट देगी, 5 लाख को 5 से डिवाइड किया, 1 लाख रुपीस विल बी डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। मार्केट वैल्यू उस मशीनरी की चाहे बढ़े चाहे घटे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम एवरी ईयर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं तो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हर साल लगाते चले जाएंगे। टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू। दूसरी बात यह है क्योंकि डेप्रिसिएशन में हम ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं केवल, इसलिए कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। यहां वर्ड यूज किया गया डेप्रिसिएबल वैल्यू। अच्छा, डेप्रिसिएबल वैल्यू से क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने 5 लाख रुपए की मशीनरी की, अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम बेचेंगे तो उसका हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू 5 लाख रुपए है, और हम 5 लाख को 5 से डिवाइड करके 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि जब हम इस मशीनरी को बेचेंगे उस समय भी इसके स्क्रैप में हमें 50,000 रुपए मिल जाएंगे, तो इसकी टोटल डेप्रिसिएटेबल वैल्यू हो जाएगी 5 लाख रुपीस माइनस 50,000 रुपीस डिवाइडेड बाय 5 इयर्स। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स। यानी कि 5 लाख रुपए माइनस 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 90,000 रुपीस पर एनम उस केस में डेप्रिसिएशन लगेगा अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू भी है।
इसीलिए यहाँ कहा गया है कि डेप्रिसिएशन कभी भी डेप्रिसिएबल वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो ओरिजिनल कॉस्ट ही डेप्रिसिएबल वैल्यू है, लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू है तो ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो आएगा वो डेप्रिसिएबल वैल्यू होगी, उसको हम एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे पहले भी बात की थी कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिजिकल वियर एंड टियर के कारण होता है, यानी कि घिसावट के कारण होता है, मशीनरी की बार बार यूज करने के कारण होता है, असेट्स को रेपिटेटिवली यूज करने के कारण जो घिसावट होती है वो एक कारण है डेप्रिसिएशन। दूसरा कारण है एफ्लक्स और पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे असेट की वैल्यू कम होती चली जाती है, चाहे आप उसका वियर एंड टियर कम हो या ज्यादा हो, आपने उसका यूज कम किया हो या ज्यादा किया हो, स्टिल डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है विद पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्सोलीसेंस मैंने आपको बताया कि ये चेंज इन टेक्नोलॉजी है, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी आती है तो जो पिछला असेट लिया था उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। डिप्लीशन, डिप्लीशन एक टर्म है डेप्रिसिएशन जो कि एक तरह से डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन ये यूज होता है वेस्टिंग असेट्स के केसेस में। वेस्टिंग असेट्स होती हैं वो असेट्स जो यूज करने से खत्म होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल कोल माइन, गोल्ड माइन, सिल्वर माइन, तो या ऑयल वेल्स, ऑयल वेल में से जितना तेल निकालते चले जाओगे या कोल माइन में से जितना कोयला आप निकालते चले जाओगे वही उसका डेप्रिसिएशन है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन ना बोलकर हम डिप्लीशन बोलते हैं, बिकॉज जो असेट है वो डिप्लीट होता रहता है, कम होता चला जाता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी कम होती चली जाती है। मशीनरी के केस में उसकी वैल्यू कम होती है लेकिन मशीनरी देखने में उतनी ही रहती है, वेयर एज डिप्लीशन उन चीजों के लिए होता है जो कि असेट्स देखने में ही कम होती चली जाती है। तो ये कुछ कारण हैं डेप्रिसिएशन के। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी जर्नल एंट्रीज डालनी चाहिए? अच्छा, जब आप असेट खरीदते हो तो असेट, क्योंकि असेट्स कैरी डेबिट बैलेंस और या असेट हमारे पास आता है तो हम एंट्री पास करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अगर हम डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट अवे असेट अकाउंट को चार्ज करते हैं तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट्स या तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और डेप्रिसिएशन P&L में जाता है, इसलिए ईयर एंड में हम एक और एंट्री पास करते हैं और एंट्री डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होती हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन डेप्रिसिएशन का एक और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो बनाया जा सकता है। When provision for depreciation account is opened, तो उस समय एंट्री जो हो जाती है वो हो जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो असेट अकाउंट को स्ट्रेट अवे क्रेडिट ना करके हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसे क्रेडिट करते हैं और एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है तो ईयर एंड में एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड होता चला जाता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है, इसे हम इसीलिए इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कब यूज किया जाएगा? जब असेट को सेल किया जाए। जब असेट सेल की जाती है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में उस असेट से रिलेटेड जितना अमाउंट पड़ा होता है वो सारा का सारा हम असेट अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं और एंट्री पास करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट असेट अकाउंट। मशीनरी है तो टू मशीनरी अकाउंट, प्लांट है तो टू प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग अकाउंट।
Note, fixed assets are recorded in the books of accounts at their original cost less depreciation. फिक्स्ड एसेट्स हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम उसकी किस तरह से रिकॉर्डिंग दिखाते हैं? वहां दिखाते हैं मशीनरी 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख, आउटर कॉलम में दिखाएंगे 4 लाख। तो फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये था इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाए। There are numerous methods of providing depreciation. इन methods को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में: यूनिफॉर्म चार्ज मेथड्स, डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड्स और अदर मेथड्स। तो 3 जो कैटेगरीज हैं वो हैं यूनिफॉर्म चार्ज मेथड्स, डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड एंड अदर मेथड्स। यूनिफॉर्म चार्ज मेथड में सीएस कोर्स में 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट डेप्रिसिएशन का मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते चले जाते हैं, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करते चले जाते हैं, एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। दूसरा मेथड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कई अकाउंटेंट्स का यह मानना है कि जब मशीनरी परचेज करते हैं तो उस मशीनरी की कॉस्ट के साथ साथ, मानो 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, अगर 5 लाख रुपए की मशीनरी ना खरीदते और वो अमाउंट हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो हमें इंटरेस्ट मिलता। तो वो कहते हैं कि कॉस्ट जो है वो केवल ओरिजिनल कॉस्ट ही ना लें, साथ में उस पर जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वो भी कॉस्ट में ऐड किया जाए। तो वो मेथड जो है एन्युटी मेथड होता है। डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ये सारे मेथड्स यूनिफॉर्म चार्ज मेथड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स रहता है। हर साल सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन का चार्ज किया जाता है। डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड्स में वो मेथड्स आते हैं जिसमें ईयर आफ्टर ईयर जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कम होता चला जाता है। पहले साल ज्यादा, अगले साल उससे कम, अगले साल उससे कम, इसलिए हम इसे डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड्स बोलते हैं। इसमें भी सीएस के कोर्स में 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड और डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो तीन मेथड्स हैं डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड्स। 4 मेथड्स हैं अदर मेथड्स में। अदर मेथड्स कैटेगरी इसलिए की गई है कि इसमें डेप्रिसिएशन फिक्स भी नहीं होता और ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि हर साल कम होता चला जाए। इसमें कभी कम डेप्रिसिएशन लगता है, कभी ज्यादा लगता है, इसलिए हम इसे अदर मेथड्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें जो पहला मेथड है वो है ग्रुप डेप्रिसिएशन मेथड, सेकंड है इन्वेंट्री सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, थर्ड है डिप्लीशन मेथड, फोर्थ होता है मशीन आवर रेट मेथड। इन मेथड्स को हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन मैं आपको कहूं कि डेप्रिसिएशन आप जब भी करें, डेप्रिसिएशन का टॉपिक, 3 चीजों के बारे में आपको हमेशा केयरफुल रहना, सतर्क रहना है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी। सारी की सारी गलती इन 3 चीजों के कारण होती है, तो आपने बहुत ध्यान से इनके बारे में सोचना है। पहला है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी आपके पास डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आए, आप देखो सबसे पहले बहुत ध्यान से कि इसमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा बताया गया। अच्छा, गिवन होता है क्या वो स्ट्रेट लाइन मेथड पूछा गया है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पूछा गया। होता क्या है कि हमने ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड के किए होते हैं, क्वेश्चन आया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर और हम लगाते चले जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले आपने केयरफुल रहना है अबाउट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कि कौन सा मेथड क्वेश्चन में पूछा गया।
सेकंड है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट कितना गिवन है? ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे पास के केसेस में जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं उनमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% गिवन होता है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हर बार 10% ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। क्वेश्चन में 12.5% आया हुआ है, 15% आया हुआ है, 20% आया हुआ है। अब क्वेश्चन कुछ भी कह रहा है, हम 10% ही लगाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स। डेप्रिसिएशन जो है उतने ही पीरियड का लगाना होता है जितने पीरियड के लिए हमने इस असेट को यूज किया है ड्यूरिंग द करंट। इसलिए कौन सी डेट को परचेज किया गया, सपोज करिए कि एक असेट परचेज की गई है 1 जुलाई को। अब दूसरी बात, तो पहली बात परचेज किस दिन हुई है आपने वो ध्यान रखना है, और बुक्स कब क्लोज होती है वो ध्यान रखना है। लेट अस सपोज 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है। अब 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स का टाइम होता है, तो इस असेट पर हम 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करें। सिमिलरली अगर 1 जुलाई को एक असेट बिक जाती है और बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को, अब इस पर 31 मार्च तक का, पिछले 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लग चुका। ये असेट फर्म ने केवल 3 मंथ्स यूज की है, 1 जुलाई को तो बेच दी, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने तो यूज की, तो उस समय इस साल के लिए इसमें केवल 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो इन 3 चीजों को आपने बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो जाए। पहला है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और तीसरा है डेट ऑफ सेल, परचेज एंड क्लोजर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते समय मैं आपको थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें कराऊंगा जो कि चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर हम करें। थैंक यू।